अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका में तो इतनी तक बातें हो चुकी हैं, इनफैक्ट मोशन मूव हो चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर कि जितनी भी हम मिलिट्री एड देते हैं ना इसराइल को, हमें खत्म करनी पड़ेगी। एंड नेतन्याहू भी आके कहता है कि हाँ, हमें अमेरिका से पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, हमें तो जितना भी हम पैसा लेते हैं अमेरिका से उसको जीरो करना पड़ेगा। अब भाई अगर तुम्हें एक्चुअली नहीं चाहिए इतना पैसा तो तुम क्यों इतने अमेरिकन पॉडकास्ट पे आते हो? क्यों तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता रहती है कि अमेरिकन पब्लिक तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? क्योंकि बात सिंपल है, यूएस कांग्रेस में जब वोट हुआ था, जो बर्नी सैंडर्स ने चालू किया था कि भाई वी नीड टू ब्लॉक ऑल आर्म्स सेल्स टू इजराइल, तब वो पता है 40 to 59 ही रिजेक्ट हुआ था। मतलब 10 लोग इधर से उधर हुए, इसका मतलब ऑल आर्म्स सेल्स टू इजराइल कैन एंड। एंड इजरायलीज जानते हैं कि भाई वो दिन आने वाला है, हमको अपनी व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि हमें अमेरिका से जो इतने टाइम से लीच की तरह चिपके हुए हैं एंड उनके पूरे पैसे सक इन करते रहते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे आगे। इसलिए जो लीच है वो दूसरे होस्ट ढूंढता है कि कैसे उनसे पैसा, उनका खून चूस सके, सच एज यूएई एंड अनफॉर्चुनेटली कुड बी इंडिया ऑल्सो। एंड देखो सिंपल बात है, वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? जितने भी यंग लोग हैं, ठीक है, आप उनको बताओ हॉलोकॉस्ट के बारे में, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, मतलब बिलो 40, मेरे या मुझसे भी यंगर मान लो जितने भी लोग हैं, उनके लिए हॉलोकॉस्ट वो नहीं है। उनके लिए आज के डेट में हॉलोकॉस्ट वो है जो चल रहा है, उनके आंखों के सामने चल रहा है, गाजा के अंदर, पैलेस्टीन के अंदर। तो वो कहेंगे कि भाई उस हॉलोकॉस्ट की क्या बात कर रहे हो, आज के डेट में जो चल रहा है उसको तो रोको। ये एनबीसी न्यूज ने एक सर्वे कैरी आउट किया था, उसको देखते हैं। तो जो पहला ग्राफिक है वो है कि जो मिडिल ईस्ट सिचुएशन है उसमें आपकी सिंपैथी किसके साथ है, इजराइल के साथ है या पैलेस्टीनियंस के साथ है? अब देखो 2013 में सिर्फ 13% थे जो प्रो पैलेस्टीनियन थे, आज के डेट में वो है 39%, इजराइल है 40%, ऑलमोस्ट द सेम। एंड अब देखो ये नीचे जो है ये बता रहा है यंग वोटर्स कैसा सोचते हैं। इसमें आप देखो जो 18 to 34 के एज के हैं, 2023 में 37% नेगेटिव सोचते थे इजराइल का, आज के डेट में वो है 63%। फिर 35 to 49 वाले एज ग्रुप में आ जाओ तो उसमें भी 43% आज के डेट में नेगेटिव सोचते हैं अबाउट इजराइल। एंड नीचे आते जाओगे तो देखो सब जगह इन बूढ़ों ने तो बेड़ा टाइट कर रखा है, इनके समझ में नहीं आ पाती, बिकॉज दे आर वेरी प्रोन टू ब्रेन वॉशिंग। एंड उनको लगता है अरे हॉलोकॉस्ट हुआ था, ये हुआ था, क्योंकि ये लोग जानते हैं इजरायलीज अच्छे से कि अगले 5 से 10 साल में ये जो टैप है ना, फ्री फ्लो ऑफ मनी अमेरिका से जो आ रहा है, ये खत्म होने वाला है, ये नहीं चलेगा। एंड अगर किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है कि भाई ये सब तो ठीक है, बट ये जो एपैक नाम की संस्था है, ठीक है, ये ईवल संस्था, ये जो पूरे मतलब बेसिकली खरीद रहे हैं ये इलेक्शंस। एपैक बेसिकली एक लॉबी है, ठीक है। अब अमेरिका में रूल रहता है कि अगर आप लॉबी हो किसी भी फॉरेन कंट्री के तो आपको उस वैसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि आप एक दूसरे देश के लिए लॉबिंग करते हो। इनको स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं कि भाई ये इजराइल की लॉबिंग करते रहते हैं, ठीक है, पर इनको एज अ फॉरेन एंटिटी रजिस्टर भी नहीं करवाना पड़ता। लॉबिंग बेसिकली खरीदारी ऑफ पॉलिटिशियंस, बेसिकली करप्शन, मतलब इसको और कोई तरीका नहीं है इसको बताने का। अभी इजरायली न्यूज़पेपर वायनेट न्यूज़ ही रिपोर्ट कर रहा है कि एपैक इज फेसिंग अ पॉलिटिकल क्राइसिस। 2025 में इन्होंने $5 बिलियन खर्च करें। 2026 में पहले क्वार्टर में ही ये $1.4 बिलियन खर्च कर चुके हैं। तो भाई एपैक के पास पावर है कि आपका पॉलिटिकल करियर बना सकती है, खत्म भी कर सकती है। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों को लगता है, जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पे, कि भाई एपैक से जुड़ जाओ, पैसे भी मिल रहे हैं, इजराइल की जी हजूरी करनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, मे बी दैट इज द ओनली वे टू प्रोग्रेस। पिछले साल उन्होंने एक कैंडिडेट कोरी बुश को हराने के लिए $23 मिलियन खर्च किए। ऐसे ही वन ऑफ माई फेवरेट्स जिन्होंने ये आइडिया दिया है, काफ़ी क्रांतिकारी सोच रखते हैं, जैसे है उनका नाम, उनको चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इजराइल बैशिंग और भी ज़्यादा सुननी हो तो वो ये बताते हैं कि भाई ईरान जो टैक्टिक यूज़ कर रहा है ना एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की, कि भाई इतना सस्ता ड्रोन आएगा और सामने तुम्हारी इतनी महंगी मिसाइल आएगी, वही यूज़ करना पड़ेगा अपने को इजराइल को हराने के लिए, बेसिकली एपैक को हराने के लिए, कि भाई हर तरफ अमेरिकन फर्स्ट कैंडिडेट्स आप भेजते जाओ एंड इनको करने दो खर्च, इनको मिलियंस क्या बिलियंस तक ले जाने दो इनको खर्च करने के लिए, तभी जाके इनकी अकल आएगी कि भाई इस तरीके से जब इतने ज़्यादा पैसे खर्च होने लगेंगे तो शायद कहीं अकल आ जाए इन लोग को। अब पूरे यूएस कांग्रेस में एक ही बंदा ऐसा था, ठीक है, जिसमें कोई रीढ़ की हड्डी थी, थॉमस मैसी। इस बंदे ने, ही वॉज द ओनली वन जो मतलब बात करता था कि भाई हमें वॉर्स नहीं लड़ने चाहिए, हम इजराइल के लिए वॉर्स क्यों लड़ रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इवन दो उसी के पार्टी का है, एंड वन ऑफ द ओनली पर्सन जिसने भाई आवाज उठाई है कि पूरी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करो, ये क्या हो रहा है। उसको हराने के लिए इन्होंने कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए। यहाँ पे जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है $33 मिलियन। तो भाई अब सिंपल है, लोग समझ गए हैं, पूरे अमेरिकन समझ गए हैं कि भाई ये एपैक जो है ये इजराइल की बात करता है। अब ये बात कर रहे हैं
कि भाई ड्राफ्ट लाएंगे हम अमेरिकन के लिए। ड्राफ्ट मतलब जाओ तुम लोग आर्मी में जाओ, लड़ो। किसके लिए लड़ो? इजराइल के लिए लड़ो। ये देखो टकर कार्लसन क्या बता रहे हैं। Ed Gallrin or Gallrein or whatever this composite figure is calling himself wants a draft. Can you think of a more totalitarian and less popular position for any person running for office to take than I want a draft? Vote for me and I will take your child and send him to go die for Israel. Is that actually a campaign pledge? He made that pledge. अब देखो इजरायली जो सोसाइटी है ना वो भी खत्म हो चुकी है। मतलब इनको बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब बेन गवीर का इंसिडेंट देख लो, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। जो फ्रीडम फ्लोटिला में लोग थे उनका कितना भारी अब्यूज किया इसने, ठीक है। एंड इस तरीके की एक्सट्रीम वायलेंस पूरी इसने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर रहा है। यहाँ पे लोगों का रेप किया गया, हड्डी पसलियां एक कर दी गई उनकी, उनको इतना टॉर्चर किया गया जिसकी हद नहीं है। एंड ये सब इंटरनेशनल सिटीजन है भाई, आप इनको किडनैप करके ले आए थे इंटरनेशनल वाटर्स से। इतना ज्यादा हो गया ये कि अल्टीमेटली बहुत सारे पॉलिटिशियंस इन इजराइल इंक्लूडिंग नेतन्याहू, इनको आके भाई कवर अप करना पड़ा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर ही अंदर इनको तो लगता है ऑफ कोर्स हाँ करो, ठोको मारो पीटो रेप करो लोगों का, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इजरायलीज ने आके खुद इसको क्रिटिसाइज किया है। दे डोंट मीन द कॉन्डेमनेशन। देखो अल्टीमेटली इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत जाइनिस्ट लंबे चौड़े पावरफुल हैं, बिलियनर्स हैं, किसी तरह इस देश को बचाए रखते हैं। बट अल्टीमेटली इजराइल एक लीच है। आईडीएफ कोलैप्स कर रहा है, ये तो हेड ऑफ आईडीएफ हमें बता चुके हैं। अब इनके जो एलाइज बचे हैं अगर आप देखो वर्ल्ड मैप पे तो अमेरिका है, उसकी हम बात कर चुके हैं, जर्मनी है, यूके। इनफैक्ट यूके में तो जो पैलेस्टीन एक्शन है ग्रुप उसको ही बैन कर दिया कि भाई वो तो टेररिस्ट हैं। आयरनी देखो भाई इनकी। एंड जर्मनी से तो आपको दी मोस्ट ब्रूटल वीडियोस दिखाई देंगे कि किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका हाथ वाथ तोड़कर पुलिस कितनी बर्बरता के साथ उनके साथ पेश आ रही है। फिर देखो इजराइल के न्यू एलाइज हैं यूएई, इंडिया, अर्जेंटीना। यूएई का तो क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। इंडिया भी कितने टाइम तक एलाय बना रहेगा, अर्जेंटीना भी कितने टाइम तक एलाय बना रहेगा, वी डोंट नो। मास एक्सोडस हो रहा है इजराइल से, अच्छी खासी तादाद में लोग वहां से निकल रहे हैं, वो रहना भी नहीं चाहते। एक इसी का देख लो इजरायली सोल्जर जो अक्टूबर 7 के बाद ही वहां से कट लिया, उसके पास तो डुअल पासपोर्ट भी नहीं है फिर भी कट लिया। We bought one-way tickets from Tel Aviv to Berlin on October 7th. It was the tickets for the day after, and we left Berlin on that flight and didn't come back. It was clear from very early on that something is really wrong, and there is going to be another war. After the first evidence of what is actually happening came out, it was clear that the country is broken. And then, but a few days later, when the genocide started, it was clear that not only the state is broken, but the society. I'm still an Israeli, no, but I don't have any other passport and not any other identity. Mm-hmm. Never lived outside Israel more than a month before this. I'm not safer outside, and over there it's definitely not safer. Israeli and Israeli identity carries meaning, and this meaning now is a meaning of genocide and attempt to destabilize the world economy. And उसके वर्ड्स पर ध्यान देना, वो ये कह रहा है कि जो इजरायली आइडेंटिटी है ना, इट कैरीज अ मीनिंग ऑफ जेनोसाइड। एंड अब तो ईरान वॉर के बाद ये भी क्लियर हो गया कि इजराइल आपको भी अफेक्ट करता है, ठीक है। पूरे दुनिया की इकोनॉमी को ये डिस्टेबलाइज कर देना चाहते हैं, ऐसी कौम है ये। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वॉर चालू कर दिया, उसके वजह से पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे हैं। अब देखो दुनिया में किसी को लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था, ज्यादातर लोगों को, कि इन्होंने बच्चों को मार दिया, ठीक है, पूरी एक सिविलाइजेशन को एक खतरे में डाल रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक लोगों के बटुए पर असर नहीं पड़ा। अब जब लोगों के बटुए पर असर पड़ना चालू हो गया तो भाई सबको लग रहा है इजराइल बुरा है, इजराइल बुरा है। देखो हमने इतने सारे चेंजेस देख लिए सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर। जियो पॉलिटिक्स में 10 साल भी लंबा टाइम नहीं होता। एंड वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में कई बार दशकों कुछ नहीं होता, पर कुछ सालों में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, वही हो सकता है। एंड ये तो हेनरी किसिंजर का ही कोट है ना, अमेरिकन पॉलिटिशियन का, टू बी एन एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल। इजराइल भी तो फ्रेंड है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, इनके लिए भी फेटल रहेगा।